शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। बिल्कुल बुद्धि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत जिसमें विभिन्न कारकों की बात होती है, ठीक है। और कारकीय सिद्धांतों में हम 6 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आगे के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, उससे पहले करेंगे माँ सरस्वती का ध्यान। आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, तो शुरू करें। निकाल लीजिए अपने अपने रजिस्टर और पेन। ठीक, आगे का सिद्धांत शुरू करेंगे। सिद्धांत नंबर 7। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, या हम इसे कहेंगे क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। हिरार्चिकल थ्योरी, प्रवर्तक हैं बर्ट एवं वर्नन। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत या कह दो क्रमिक महत्व का सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? बर्ट एवं वर्नन। इंग्लिश में कहेंगे हिरार्चिकल थ्योरी। हिरार्चिकल थ्योरी, ठीक है। सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व किसने प्रदान किया, मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व किसने प्रदान किया, तो बताना बर्ट एवं वर्नन ने। दूसरा प्रश्न आ जाए, बर्ट एवं वर्नन ने सामान्य योग्यता को उच्च स्थान पर रखा या विशिष्ट योग्यता को उच्च स्थान पर रखा, तो ध्यान देना बर्ट और वर्नन ने स्पीयरमैन की सामान्य योग्यता को उच्च स्थान पर रखा है और विशिष्ट योग्यता को निम्न स्थान पर रखा है। ठीक है, सामान्य योग्यता को उच्च स्थान पर रखा है और विशिष्ट योग्यता को निम्न स्थान पर। इन्होंने सिंपली क्या किया, बर्ट और वर्नन ने, जो स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता है, देख लो पहले, जो स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता है ना, सामान्य जो सामान्य योग्यता है, जो जनरल फैक्टर है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा, VED और KM। ठीक है, VED से मतलब है शाब्दिक शैक्षिक। ठीक है, VED से क्या मतलब है? शाब्दिक शैक्षिक। ठीक है, और KM से मतलब है व्यावहारिक यांत्रिक। व्यावहारिक यांत्रिक। ठीक है, इस तरह बना भी लें, पहले बना लीजिए। ठीक है, व्यावहारिक यांत्रिक। ये तो है मुख्य समूह कारक। मुख्य समूह कारक। तो सिंपली ध्यान देना, बर्ट और वर्नन ने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता के दो मुख्य समूह कारक बताए हैं। दो मुख्य समूह कारक VED यानी शाब्दिक शैक्षिक और KM यानी व्यावहारिक और यांत्रिक। ठीक है, व्यावहारिक और यांत्रिक। क्लियर? अब इन मुख्य समूह कारकों को लघु समूह कारकों में बांटा है। ठीक है, इनको किस में बांट दिया?
ठीक है, इनको किस में बांट दिया? लघु समूह कारकों में बांट दिया। इनका नाम रख देंगे अपन लघु, इतना ही ध्यान रखना है आपको, समूह कारक। ठीक है, इनको लघु समूह कारकों में बांट दिया। ठीक है, फिर लघु समूह कारकों को किस में बांटा? किस में बांटा? विशिष्ट में। किस में बांट दिया? बहुत सारे विशिष्ट समूह कारकों में बांटा। किस में बांटा? विशिष्ट कारकों में। ठीक है, विशिष्ट कारक। आपको ज्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन इतना ध्यान रख लेना है। तो देखिए, बट और वर्णन ने स्पीरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को तो उच्च स्थान दिया है, ठीक है, और विशिष्ट को निम्न स्थान पर रखा है। विशिष्ट को निम्न स्थान पर रखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व किसने प्रदान किया? बट एवं वर्णन ने। किसने प्रदान किया? बट एवं वर्णन ने। बट और वर्णन ने स्पीरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को उच्च स्थान पर रखा और सामान्य मानसिक योग्यता को दो मुख्य कारकों में बांटा। मुख्य कारक कौन कौन से थे? शाब्दिक, शैक्षिक और व्यावहारिक, यांत्रिक। फिर इन मुख्य समूह कारकों को लघु समूह कारकों में बांटा। लघु समूह कारकों को विशिष्ट कारकों के अंतर्गत बांटा। लघु समूह कारकों को किसके अंतर्गत बांटा? विशिष्ट कारकों के अंतर्गत बांटा। ठीक है, तो अब आप इसमें लिख सकते हैं, लिखिए, बट एवं वर्णन ने, बट एवं वर्णन ने, लिखो नीचे, पहले बना लो, रुक जाती हूं मैं थोड़ा सा, पहले बना लीजिए, इसी तरह बना लो बेटा। इसी तरह बना लो बेटे, और इसी तरह ध्यान रखना है, बट और वर्णन ने स्पीरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को दो मुख्य कारकों में बांटा है। फिर मुख्य कारकों को लघु कारकों में बांटा है, लघु कारकों को विशिष्ट कारकों में बांटा है। और इसी बात को मैं लिखवा देती हूं। लिख लिया सभी ने? सिंपल वे में ही पढ़ना है, जटिलता में नहीं जाना है। ठीक है, लिखिए, बट एवं वर्णन ने, बट एवं वर्णन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। क्रमिक महत्व प्रदान किया। क्रमिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने स्पीरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को सर्वोच्च स्थान पर रखा। सर्वोच्च स्थान पर रखा। फिर सामान्य मानसिक योग्यता को दो मुख्य कारकों में विभक्त किया। दो मुख्य कारकों में विभक्त किया। दो मुख्य कारकों में विभक्त किया, जिन्हें VED और KM नाम दिया गया। जिन्हें VED और KM नाम दिया गया। नेक्स्ट लाइन, इन दो मुख्य कारकों को लघु कारकों में विभाजित किया गया। लघु कारकों में विभाजित किया गया तथा लघु कारकों को विशिष्ट कारकों में विभाजित किया गया। लघु कारकों को विशिष्ट कारकों में विभाजित किया गया। ठीक है, विशिष्ट कारकों में विभाजित किया गया।
आ गई बात समझ में? इतनी बात ध्यान रखनी है। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत या कह दो क्रमिक महत्व का सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? बर्ट एवं वर्णन। इन्होंने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को उच्च स्थान पर रखा। फिर इन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को दो मुख्य कारकों में विभक्त किया, VED और KM। फिर इन दो मुख्य कारकों को लघु कारकों में विभक्त किया, लघु कारकों को विशिष्ट कारकों में विभक्त किया। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे। 8वां सिद्धांत, नंबर 8। ठीक है, 7 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अब चलेंगे 8वें सिद्धांत की ओर। 8वां सिद्धांत आप लिख सकते हैं, केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ केटल एंड हॉर्न। केटल एंड हॉर्न, केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें सिंपली ध्यान रखना, देख लो पहले। केटल और हॉर्न ने भी क्या किया? स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को दो भागों में बांटा, तरल बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्या किया इन्होंने? केटल व हॉर्न ने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को, इससे पहले हमने बर्ट और वर्णन की बात पढ़ी थी, बर्ट और वर्णन की बात अलग ध्यान रखनी है। ये केटल और हॉर्न क्या बात करते हैं? ये सामान्य मानसिक योग्यता को दो कौन कौन से भागों में बांटते हैं? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ये जो तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है, तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि होती है अर्जित। ठोस बुद्धि होती है अर्जित। पहले ये डायग्राम बना लें आप भी, ठीक है? पहले ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लो। ZF GC डायग्राम बना लो। लिख लिया सभी ने? ठीक है, एक लाइन लिख लो। केटल व हॉर्न ने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यता को दो भागों में बांटा, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। इसीलिए इस सिद्धांत को GF व GC मॉडल भी कहा जाता है। GF व GC मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, GF और GC मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? ये GF क्यों कहा गया पता लग गया ना? G सामान्य मानसिक योग्यता है, F फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि। ठीक है, तरल बुद्धि। ठीक है, तरल सामान्य योग्यता को क्या कहा गया? GF कहा गया। और ठोस बुद्धि G यही है, ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज C। तो GF और GC मॉडल भी इसे कहा गया। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, किसमें? केटल व हॉर्न में। ठीक है, केटल व हॉर्न में इतनी बात ध्यान रखनी। कितने सिद्धांत हो गए बेटा? 8 सिद्धांत हो गए। कितने सिद्धांत? 8 सिद्धांत। ठीक है, शॉर्ट वे में इतना ध्यान रखते चले जाना। आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिद्धांत बहुत सारे हैं।
बहुत सारे हैं। नंबर 9, वर्णन का सिद्धांत। वर्णन का सिद्धांत, इसमें एक लाइन लिख लो। वर्णन ने बुद्धि के 3 अर्थ बताए हैं। 3 अर्थ बताए हैं। बुद्धि के 3 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ? 3 अर्थ। ठीक है, 3 अर्थ बताए हैं। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, जीनोटाइपिक। नंबर 1 लिखो, जीनोटाइपिक। आगे लिखो, जननिक क्षमता के रूप में। जीनोटाइपिक जननिक क्षमता के रूप में। ठीक है, इसमें लाइन लिख लो। लिखो, इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः, ठीक है, लिखो, इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशानुगत होती है। वंशानुगत होती है। पूर्णतः वंशानुगत होती है। इसे हैब ने, किसने? हैब, नाम ध्यान रखना। इसे हैब ने बुद्धि ए, ठीक है, इंटेलिजेंस ए कहा है। इतना ध्यान रखो। इतना लिख लीजिए। ठीक है, नंबर 2, फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक ये होता है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में। प्रेक्षित व्यवहार के रूप में लिख लो। नंबर 2, फेनोटाइपिक प्रेक्षित व्यवहार के रूप में। इसमें लिखो, इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स, ठीक है, इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण, ठीक है, 2 शब्द लिखेंगे यहां पर, व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण, ठीक है, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। परिणाम होती है। इसे हैब ने बुद्धि बी, इंटेलिजेंस बी कहा है। इंटेलिजेंस बी कहा है। ठीक है, और नंबर 3 लिखिए, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। यहां लिखेंगे,
इस अर्थ में बुद्धि वही है जो परीक्षण, ठीक है, इस अर्थ में बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है। इसे हैव ने बुद्धि सी इंटेलिजेंस सी कहा है। लिख लो पहले। लिख लीजिए एक बार। वर्णन का सिद्धांत। वर्णन ने बुद्धि के तीन अर्थ बताए हैं, जीनोटाइपिक, फेनोटाइपिक और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में, जननिक क्षमता के रूप में, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। हाथों हाथ याद भी कर लीजिए, ठीक है, हाथों हाथ याद करते चले जाओ। लिख लिया सभी ने? ठीक है, देखो कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम? वर्णन का सिद्धांत। वर्णन का सिद्धांत पूछ लीजिए, वर्णन ने बुद्धि के कितने अर्थ बताए या बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ध्यान रखना, जीनोटाइपिक, फेनोटाइपिक और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। यानी जीनोटाइपिक जननिक क्षमता के रूप में, फेनोटाइपिक प्रेक्षित व्यवहार के रूप में और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। बिल्कुल आसान है। जीनोटाइपिक जननिक क्षमता के रूप में, जननिक जो वंशानुगत से संबंधित होता है। इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशानुगत होती है, बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, वंशानुगत होती है, ठीक है। जीनोटाइपिक क्या कहता है? इस अर्थ में बुद्धि पूरी तरह से वंशानुगत होती है। इसे हैब ने क्या कहा है? बुद्धि ए नाम दिया है। बुद्धि ए नाम किसने दिया है? हैब ने। ध्यान रखेंगे, हैब ने बुद्धि ए नाम दिया है। किसको? जीनोटाइपिक को हैब ने बुद्धि ए नाम दिया है। एक लाइन में ध्यान रख लेंगे। हर एक लाइन वो लिखवा रही हूं जो आपको याद रखनी है। हर एक लाइन वो लिखवा रही हूं, हर एक लाइन पर से ऐसा कैसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। एक भी लाइन बेवजह की नहीं लिखवा रही हूं मैं आपको, ये बात आप ध्यान रखना। एक भी लाइन बिना वजह की नहीं है। नंबर 2, फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक प्रेक्षित व्यवहार के रूप में, यानी इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी मेन रूप से क्या ध्यान रखेंगे आप? वातावरण। व्यक्ति अंतःक्रिया करता है किसी वातावरण से, है ना, देखता है, सुनता है, चीजों को समझता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। इसे हैब ने, किसने? हैब ने बुद्धि बी क्या कहा है? बुद्धि बी कहा है। बुद्धि बी किसको कहा है? फेनोटाइपिक को। किसने? हैब ने, ठीक है, हैब ने। जीनोटाइपिक को बुद्धि ए कहा है, फेनोटाइपिक को बुद्धि बी कहा है। किसने? हैब ने, ठीक है। नंबर 3 है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। तो इस अर्थ में बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है, जो मापन से प्राप्त होती है। इसे हैब ने क्या कहा है? इसे हैब ने बुद्धि सी कहा है। क्या कहा है? बुद्धि सी कहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो नंबर 9 हो गया। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10 अब सिद्धांत, या कह दो क ख सिद्धांत, या कह दो ए बी थ्योरी, ठीक है। अब कह दो क ख कह दो, या कह दो ए बी थ्योरी किसने दी है? प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? ध्यान रख लेना, प्रवर्तक है हैब, ठीक है। प्रवर्तक कौन है? हैब। और इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी से पहले ही मैंने बताया है कि हैब ने जीनोटाइपिक को क्या कहा है? बुद्धि ए। हैब ने
फेनोटाइपिक को क्या कहा है? बुद्धि बी। ठीक है, और जीनोटाइपिक क्या होता है, फेनोटाइपिक क्या होता है, आप जान चुके हैं। हैव ने परीक्षण प्राप्तांक के रूप में जो बुद्धि होती है उसे क्या है? बुद्धि सी। लेकिन मेन शब्द दो होते हैं, जीनोटाइपिक, ठीक है, जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक, ए और बी। तो प्रवृत्ता कौन है? हैव है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 11 की ओर। 11 कैरोल, कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। कैरोल का कौन सा सिद्धांत? त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल। ठीक है, कैरोल्स थ्री स्ट्रेटम मॉडल, कैरोल्स थ्री स्ट्रेटम मॉडल या थ्री स्ट्रेटम थ्योरी कह दो, थ्योरी कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, थ्योरी कह दो या मॉडल। ठीक है, कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत कह दो या त्रिस्तरीय मॉडल कह दो, त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल। ठीक है, त्रिस्तरीय मॉडल, इसमें केवल एक लाइन लिख लो, लिख लो। कैरोल ने मानसिक योग्यता के 3 स्तर बताए हैं, मानसिक योग्यता के 3 स्तर बताए हैं। नंबर 1 सामान्य जनरल, नंबर 2 विस्तृत। ठीक है, नंबर 1 लिखो सामान्य, नंबर 2 लिखो विस्तृत और नंबर 3 लिख लो संकीर्ण। नैरो, इतना लिख लीजिए। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल या त्रिस्तरीय सिद्धांत, कैरोल्स थ्री स्ट्रैटम। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये जो नाम आया ना बेटा, ये ध्यान रखना, त्रिस्तरीय जो लिखा है आपने त्रिस्तरीय, ये कितने नाम आ गए अपने पास? पहले त्रितत्व आ गया है, त्रितत्व, त्रिआयाम और त्रिस्तरीय, तीनों अलग अलग हैं, याद है ना। त्रितत्व सिद्धांत तो किसने दिया है? स्पीयरमैन। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड और त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल। तीनों अलग है, पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तीनों अलग हैं, तीनों पढ़ चुके हैं। त्रितत्व सिद्धांत अलग है, त्रितत्व द्वितत्व से त्रितत्व बना था स्पीयरमैन। त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद किसने बताए हैं? गिलफर्ड ने। त्रिस्तरीय 3 स्तर बताए, सामान्य विस्तृत संकीर्ण, सामान्य विस्तृत संकीर्ण, ये 3 स्तर किसने बताए हैं? कैरोल ने। ठीक है, सिद्धांतों के नाम और शब्दों पर फोकस करना है। मैंने कहा ना, सबकी गहराई में जाओगे तो काम नहीं होगा बेटा। पढ़ाई उस तरीके से करनी है कि प्रश्न जैसे बनते हैं, तो यहाँ आपको इतना ध्यान रख लेना काफी होगा। ये 11वां सिद्धांत कौन सा हुआ अपना? कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। क्लियर है? इतना काफी है, आगे चले। चलिए लिख लिया ना पहले सबने? लिख लो, एक बार लिख लीजिए। कैरोल ने मानसिक योग्यता को 3 भागों में बांटा है, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण, जनरल, ब्रॉड एंड नैरो। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया, जबकि त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया और त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया है। क्लियर? आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 12 बहु बुद्धि सिद्धांत।
मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? हावर्ड गार्डनर। इसमें आप एक लाइन लिख लो, इसमें आप एक लाइन लिखो, लिखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने, किसने? हावर्ड गार्डनर ने 1983, हावर्ड गार्डनर ने 1983 में किया। लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हावर्ड गार्डनर ने किया 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखो, हावर्ड ने या हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, पुस्तक का नाम लिखिए, अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड डैश द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड डैश द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, ठीक है, लिखो, हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक का नाम लिखो फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, के अंतर्गत कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। नेक्स्ट लाइन हावर्ड गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए, नेक्स्ट लाइन, बाद में 1998 में अपनी पुस्तक इंटेलिजेंस रिफ्रैम्ड, के अंतर्गत 8वां प्रकार तथा सन 2000 में नवा प्रकार बताया।
सन 2000 में नवा प्रकार बताया, नवा प्रकार बताया। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार वर्तमान समय में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए, 9 प्रकार बताए गए। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो इतनी बात ध्यान रख लेनी है। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने कब किया? 1983 में। कब किया? 1983 में। क्लियर? तो 1983 में तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा? इसके अंतर्गत क्या कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है। गार्डनर क्या कहते हैं कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है, बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर के बहुकारकीय होता है। कारकी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल गार्डनर का भी ये कहना है। तो गार्डनर ने अपनी पुस्तक, वापस सुन लो, गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर के बहुकारकीय होता है। ठीक है, इन्होंने मूल रूप से बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7। पूछ लिया जाए बहुबुद्धि सिद्धांत या हार्वर्ड गार्डनर ने मूल रूप से, या हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 7 बताओगे, क्योंकि मूल रूप से जो बात होती है वही बताई जाती है। ठीक है, हाँ, 1998 की बात आ जाए, प्रश्न आ जाए कि 1983 में तो 7 प्रकार थे, 1983 में तो प्रकार कितने थे? 7। बाद में 1998 में कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड। तो दोनों पुस्तकें इन्हीं के नाम ध्यान रखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर की 2 पुस्तकों के नाम भी आ गए हैं, नाम भी ध्यान रख लेना। तो 1998 में अपनी पुस्तक इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड के अंतर्गत 8वां प्रकार बताया, और 2000 में कौन सा प्रकार बताया? 9वां प्रकार बताया। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने प्रकार बताए गए हैं? 9। वर्तमान में कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं? अब हम बात करेंगे कि ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं। इसके लिए अब हम बनाएंगे एक सारणी। इसके लिए अब हम एक सारणी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, नो डाउट, यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारणी हम बनाएंगे, तो बनाते हैं सारणी। ठीक है, सारणी बनाएंगे। एक तरफ लिखो बुद्धि, ठीक है, और एक तरफ लिखिए निष्पादन की संभावनाएं। एक तरफ लिख लो बुद्धि और दूसरी तरफ निष्पादन की संभावनाएं। एक कॉलम रखना छोटा और एक कॉलम रखना बड़ा। ठीक है, एक कॉलम बिल्कुल छोटा रख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर? चलिए नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? नंबर 1 भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि के आगे यहां लिखो कवि, वकील, व्याख्याता। इसी तरह लिखना, इसी तरह सारणी बनाना। ठीक है, कवि, वकील, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, पत्रकार, गीतकार आदि लिख लीजिए। भाषाई बुद्धि। नंबर 2 तार्किक गणितीय बुद्धि। नंबर 2 लिखिए तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके आगे लिखेंगे वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि।
ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 लिखेंगे संगीतात्मक बुद्धि। इसमें लिखो संगीतकार व वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, संगीतकार व वाद्य यंत्रों को बजाने वाले। नंबर 4, स्थानिक बुद्धि। लिखते चले जाओ बेटा, स्थानिक बुद्धि। इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी आदि। नंबर 5, शारीरिक गतिज, शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि। इसमें लिखो नृत्यक व नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक। नृत्यक व नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक और पायलट को भी रख सकते हैं, पायलट, पायलट। शल्य चिकित्सक, शल्य शल्य चिकित्सक आदि। ठीक है। नंबर 6, नंबर 6, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। नंबर 6, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटर पर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लिख लीजिए। इसमें आ जाएंगे आपके राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी, आदि। ठीक है। नंबर 7, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखें योगी, संत,
व सही सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति। लिखो, पहले 6 लिखवा चुकी हूँ, 7 लिखवा चुकी हूँ। मूल रूप से ये 7 प्रकार थे। लिख लीजिए एक बार। लिख लिया सभी ने? यस, लिख चुके हैं 7 प्रकार। 8वां लिखिए, नंबर 8। 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। इसमें आप लिखो किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि। क्लियर? नंबर 9 अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, इसमें आप लिखेंगे दार्शनिक चिंतक। लिख लो पहले, फिर हम समझेंगे। यस, लिख लिया सभी ने? चलो, तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे बहुबुद्धि सिद्धांत की। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। कब दिया? 1983 में। 1983 में उन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार बताए, फिर 1998 में 8वां प्रकार बताया और 2000 में 9वां प्रकार बताया, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर के बहुकारकीय होता है। तो पहले तो उन्होंने 7 प्रकार बताए, फिर 8वां और फिर 9वां प्रकार बताया। 8वां प्रकार कौन सी पुस्तक में बताया? इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड के अंतर्गत बताया। तो 9 प्रकार, ठीक है। इन 9 प्रकारों की चर्चा बिल्कुल हम करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ है बुद्धि, निष्पादन की संभावना, यानी जिसमें यह बुद्धि होती है वो व्यक्ति क्या क्या निष्पादित कर सकता है, यानी क्या क्या बन सकता है। देखिए इधर पहली है कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि, ठीक है। पहले बुद्धि कौन सी है? भाषाई बुद्धि। जिसमें भाषाई बुद्धि होती है, जिसका भाषा पर कमांड होता है, जिसका लैंग्वेज पर कमांड होता है, ऐसा व्यक्ति क्या क्या बन सकता है? कवि। कवि बन सकता है, क्योंकि कवि के पास शब्द होने चाहिए, शब्दों का खेल होता है, कविता लिखना, ठीक है। वकील शब्दों से खेलते हैं, सामने वाले के मुंह से सच्चाई निकलवा देते हैं। वकील शब्दों से खेलते हैं और सामने वाले के मुंह से सच्चाई उगलवा लेते हैं। कौन? वकील। व्याख्याता या कह दो शिक्षक, भाषा पर कमांड रखना होता है, भाषा ज्ञान होता है। लेखक गागर में सागर का काम करता है। पत्रकार, गीतकार, ये शब्दों से खेलते हैं, ठीक है। इनमें कौन सी बुद्धि होती? भाषाई बुद्धि होती है, ये शब्दों से खेलते हैं। तो जिसमें भाषाई बुद्धि होगी वो बन सकता है कवि, वकील, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, गीतकार आदि। इन सब में कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि।
तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें होती है, कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि। वो बन सकते हैं क्या? वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि। तो वैज्ञानिक गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक। संगीतात्मक बुद्धि, जिसको संगीत की समझ होती है, लय ताल सुरों की समझ होती है, संगीतात्मक बुद्धि किसमें होगी? संगीतकार, या जिसमें संगीतात्मक बुद्धि होती है वो बन सकता है संगीतकार। और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि स्थान विशेष को देखने वाले, स्थान विशेष को ऑब्जर्व करने वाले, जैसे इंजीनियर स्थान विशेष की चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। मूर्तिकार स्थान विशेष की मूर्तियों को देखते हैं और वैसी की वैसी मूर्ति बनाने लग जाते हैं। चित्रकार अलग अलग प्रकार की शैलियों का निरीक्षण करते हैं, स्थान विशेष की शैलियों का, और वैसा वैसा चित्र बनाने में सक्षम हो जाते हैं। सर्वेक्षण अधिकारी सर्वे करने वाले स्थान विशेष का क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। तो स्थानिक बुद्धि जिसमें होगी वो बन सकते हैं इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी आदि। ठीक है। अपने दिमाग में अलग अलग घोड़े मत दौड़ाना है आप कि मैडम वो किस में आएगा और वो किस में आएगा, पहले इतने किस में आएंगे वो देख लो पहले आप। ठीक। शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि जिनको अपनी शारीरिक गतिविधियों पर कंट्रोल रखना होता है, बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होता है, शारीरिक गतिज बुद्धि। जैसे नृत्यक व नृत्यांगना, डांसर देखे हैं आपने? आज कितने गजब गजब के डांस होते हैं, आप टीवी में देखते होंगे। प्लेटफॉर्म पर बच्चे कितना गजब का डांस परफॉर्म करते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। सोचो कितना जबरदस्त उनको बॉडी मूवमेंट्स रखना, कंट्रोल करना पड़ता है। बॉडी मूवमेंट चूका, व्यक्ति गिरा, सीधे हड्डियां टूट सकती है। तो नृत्य को नृत्यांगना, उसमें कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिज बुद्धि। खिलाड़ी पूरी तरह से अपनी शारीरिक गतिविधियों पर कंट्रोल, जैसे मान लीजिए कि बैट्समैन है, पैर भी जमाएगा, बैट भी जमाएगा, ठीक है, और निगाहें बिल्कुल सामने, थोड़ा सा भी संतुलन चूका तो बॉल कहीं की कहीं पड़ सकती है। इसी प्रकार मुक्केबाज कंप्लीट बॉडी मूवमेंट्स पर नियंत्रण, नियंत्रण चूका और मुक्का पड़ा। तैराक हाथ पैरों का कंप्लीट नियंत्रण, हाथ पैरों का नियंत्रण चूका और व्यक्ति डूबा। पायलट पूरी तरह से नियंत्रण होता है, निगाहें बिल्कुल सामने, पूरी मशीनरी पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण चूका तो विस्फोट हो सकता है भाई। शल्य चिकित्सक चीर फाड़ करने वाले शल्य चिकित्सक सर्जन होते हैं, उनको कंप्लीट अपनी बॉडी मूवमेंट्स पर ही क्या इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना होता है, चीर फाड़ करनी होती है, कंट्रोल चूका और कुछ भी कैंची भी पेट में छूट सकती, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल इन सबको अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होता है। नृत्यक व नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, पायलट और शल्य चिकित्सक। क्लियर। अब ये दो शब्द हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंग्लिश टर्म में मैंने दोनों के लिखवा दिए, इन पर आ जाइए। एक शब्द होता है अंतर व्यक्तिक, एक होता है अंतरा व्यक्ति। अंतर से दूसरों पर जाना है, अंतर से दूसरों पर जाना है, अंतरा से स्वयं पर आना है। अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सन, इंटरनेशनल, इंटरपर्सनल, दूसरों पर जाना है। अरे दूसरों के भावों को जानना, दूसरों के भावों को समझना। जैसे राजनेता सामने वाले के भावों को जानने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाली पार्टी के माइंड में क्या चल रहा है। राजनेता। चिकित्सक पहले दूसरे को पूरी तरह से जानने की कोशिश करता है, फिर कुछ लिखता है। विक्रय अधिकारी सामने वाले को भांप लेते हैं कि इसे हम लूट सकते हैं या नहीं लूट सकते हैं। ठीक है। तो राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी किस में आ जाएंगे? अंतर व्यक्तिक बुद्धि में आएंगे। अंतरा व्यक्तिक स्वयं की भावनाओं को जानना, स्वयं को समझना। जैसे योगी, संत और सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति स्वयं पर विचार करते हैं, स्वयं की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो बात समझ में आई। अंतर से दूसरों पर जाना, अंतरा से स्वयं पर आना। अंतर व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को जानना समझना, जैसे राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी आदि। अंतरा व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को जानना समझना, जैसे योगी, संत और सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको प्रकृति की समझ होती है, प्रकृति की समझ होती, खनिजों की समझ होती, भूमि की समझ होती है। जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक किस में आ जाएंगे? प्रकृतिवादी बुद्धि में आ जाएंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो अस्तित्व की चर्चा करते हैं, जीवन मरण की चर्चा करते हैं, पाप पुण्य की चर्चा करते हैं, जैसे दार्शनिक चिंतक। क्लियर। बेटा ध्यान रखना, मूल रूप से 7 प्रकार यही वाले हैं। मूल रूप से 7 प्रकार पूछे जाएं तो ये 7 प्रकार हैं। आपसे पूछ लिया जाए 8वां प्रकार कौन सा है, तो 8वां प्रकार कौन सा है? प्रकृतिवादी बुद्धि। पूछ लिया जाए 9वां प्रकार कौन सा जोड़ा वर्तमान में? अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ा है 2000 में। ठीक है। ये कब जोड़ा है? प्रकृतिवादी 1998 में। अस्तित्ववादी कब जोड़ा है? 2000 में जोड़ा है ये प्रकार।
तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैं कह रही थी कि दिमाग मत लगाओ वो किस में आएगा वो किस में आएगा, बेटा ब्रह्मांड के सारे व्यक्ति इन्हीं 8 या 9 में समाहित हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप कहते पंडित किस में आएंगे, ज्योतिष किस में आएंगे, तो बेटा वो इसमें नहीं आएंगे। उसके लिए आध्यात्मवादी बुद्धि 10वां प्रकार जुड़ने जा रहा है, 10वां प्रकार जुड़ने जा रहा है। आध्यात्मवादी बुद्धि अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है? प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक में कौन सी बुद्धि होती, तो आप बताएंगे भाषाई बुद्धि होती है। एक प्रश्न आपके अंदर उठ रहा होगा कि मैडम नेताओं में भाषाई बुद्धि नहीं होती क्या? बिल्कुल बेटा, भाषाई बुद्धि में नेता को नहीं रखेंगे, नेताओं में भाषाई बुद्धि होती भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप बीच में मत लेकर आना, प्रधानमंत्री हमारे देश के बहुत अच्छे वक्ता, ठीक है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेताओं में भाषाई बुद्धि होती है। अरे नेताओं का काम तो क्या होता है, दूसरी पार्टी पर निगाहें रखना, यानी नेता वगैरह तो किस में आ जाएंगे, अंतर व्यक्तिक बुद्धि में आएंगे, अंतर व्यक्तिक बुद्धि में आएंगे। बाकी भाषाई बुद्धि राजनेताओं में नहीं होती, वो तो हम जैसे लोगों से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, पढ़ते और पढ़ते पढ़ते भी गलतियां कर देते हैं, तो भाषाई बुद्धि नेता नहीं आएंगे। नेता तो किस में आएंगे, अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो कितने सिद्धांत पढ़े हमने? 12 सिद्धांत, 1 दर्जन सिद्धांत, और ये 1 दर्जन सिद्धांत कारकीय सिद्धांत हैं। अभी तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत पढ़ना बाकी है। आ रही है ना बात समझ में? बुद्धि को कितने सिद्धांतों में बांटा है? 2, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। हमने अभी तक कारकीय सिद्धांत पढ़े हैं 12 सिद्धांत, 1 दर्जन सिद्धांत कौन से पढ़े? कारकीय सिद्धांत। और अब हम पढ़ेंगे प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, लेकिन आज की क्लास में नहीं बेटा, आज की क्लास में इतना काफी है। आप पहले इतनी बात को जाने समझें और इतना पढ़ लें, काफी है। इतना क्या पढ़ोगे, और आप खुद अपने विवेक से सोचना इसके बाद क्या पढ़ोगे। कंटेंट इतना क्लियर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, यही बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतर तरीका कोई है भी नहीं। ठीक, तो कारकीय सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत पढ़ना बाकी है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात को आत्मसात करें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.